काली ननंद के लंबे बाल। आ, आ, आराम से भाभी जी, मेरा सर दुख रहा है। अब इतनी लंबी लंबी ये रस्सियां हैं तो इन्हें सुलझाने में दर्द भी तो होगा ही ना। ननंद जी, अब छुई मुई के पौधे की तरह ऐसे चिल्लाइए मत, आपकी आवाज बुरी लग रही है। रीमा जोर जोर से सोनम के बालों को काट रही थी। उसे ऐसे बाल काटते देख सोनम की माँ पार्वती वहाँ आ गई। अरे अरे बहू, तू तो मेरी बच्ची के बालों को उखाड़ने की तैयारी कर रही है। माँ जी, मैं कोई बाल बाल उखाड़ना नहीं चाहती। हट तू यहाँ से, तेरे सर पर तो 4 बाल हैं, इसीलिए तुझसे मेरी सोनम के बाल संभाले नहीं आ रहे हैं। तू हट, मैं सोनम के बालों को काटती हूँ। हाँ माँ, आप ही इन्हें काट दो, भाभी ने तो इन्हें सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया है। पार्वती ने अपनी बहू रीमा के हाथों से कंघा ले लिया और वो सोनम के बालों को सुलझाने लगी। सोनम के बाल बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे थे और साथ ही वो बहुत घने और खूबसूरत भी थे। इसी वजह से रीमा उससे थोड़ा सा जलती थी, लेकिन आज की बोली हुई पार्वती की बात ने रीमा के तन बदन में आग लगा दी थी। माँ जी, क्या मतलब था आपका कि मेरे सर पर सिर्फ 4 बाल हैं? बहू, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, और सोनम के आगे तो तेरे और मेरे दोनों के सर पर ही सिर्फ 4 बाल ही हैं। मेरे सर पर 4 बाल नहीं है, आगे से मुझसे ऐसे मत बोलना। रीमा गुस्सा करती हुई अपने कमरे में चली गई। शायद तेरी भाभी को बुरा लग गया। हाँ माँ, आपको उनसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई नहीं, मैं उसे मना लूंगी। आज शाम को मैं उसकी पसंद का खाना बनाकर उसे खुश कर दूंगी। पार्वती को अपनी बहू से ऐसी बातें करने के बाद अब पछतावा सा हो रहा था, इसीलिए वो अपनी बहू को खुश करने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाने में लग गई। सोनम भी उसकी इस सब में मदद कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रीमा। अभी तक तो माँ जी बस अपनी कल्लोपरी के बालों की तारीफ ही करती थी, लेकिन आज तो माँ जी ने हद ही कर दी। उन्होंने उस काली को मुझसे कंपेयर किया, और तो और उन्होंने मेरे बालों को सिर्फ 4 बाल बताकर मेरी उसके सामने बेइज्जती कर दी। अब बताऊंगी मैं इस काली और इसकी माँ को। बहुत गुरूर है ना इन दोनों को अपने लंबे घने बालों पर। अब मैं इस सोनम के सर से इन बालों का नामो निशान ही मिटा दूंगी। अब तक तो बस काली ही है, अब मैं इसे गंजी भी कर दूंगी। रीमा अपने कमरे में बैठी हुई खुद से ही ये बातें कर रही थी। उसने अब मन ही मन अपनी ननंद के लिए लंबी बालों को काटने की ठान ली थी। उस दिन पार्वती ने उसे खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई थी, लेकिन सोनम अपने मन में अपनी ननंद के बालों को काटने के ख्याल को पक्का कर चुकी थी। अगले दिन, रीमा बहू, मैं ये सोनम के बालों का तेल लेकर आई हूँ। जाकर तू इसे उसके कमरे में रखा, वो तो अभी कॉलेज गई हुई है। लाइए। तेल ले जाते हुए ही रीमा के दिमाग में एक शैतानी विचार ने जन्म लिया। ये मेरी ननंद का तेल है, इसे लगाकर ही तो उस काली के बाल लंबे घने हुए हैं। लेकिन अफसोस, अब यही तेल मेरी ननंद को गंजी बनाने में मदद करेगा। रीमा तेल को सोनम के कमरे में ले जाने की बजाय बाथरूम में ले गई और तेल में उसने एसिड मिला दिया। अब मेरी ननंद के बालों को ये थोड़ा सा एसिड हमेशा के लिए गंजा बना देगा। अब जल्दी से वापस से अपना घूंघट कर लेती हूँ ताकि किसी को कुछ पता न लगने पाए। रीमा वैसे तो सारा दिन घूंघट में रहती थी, लेकिन वो दिल की बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो सोनम के तेल में एसिड मिलाकर उसे उसके कमरे में रखाई और कुछ देर बाद सोनम भी कॉलेज से घर आ गई। माँ, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई, मेरा सर भी दर्द कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि तेरे बालों में मैंने बहुत दिनों से तेल से मालिश नहीं की है। आजा, मैं तेरे सर में तेल लगा देती हूँ, तेरे सर का दर्द उड़न छू हो जाएगा। माँ, मेरा तेल खत्म हो गया है। तेरी माँ सब जानती है, मैं तेरा तेल ले आई थी, जा कमरे से ले आ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं तेल ले आई हूँ, अब आप जल्दी से ननंद जी के बालों में इसे लगा दीजिए। माँ जी, तेरा शुक्रिया बहू, तू बहुत ही समझदार है। पार्वती ने वो तेल हाथ में ले लिया, लेकिन उसे पकड़ते हुए पार्वती के हाथ से तेल की शीशी छूट गई और तेल की बोतल टूटकर सारा तेल जमीन पर ही बिखर गया। तेल गिरते ही कालीन एसिड की वजह से जल गया और उस तेल के अंदर से भी भाप उठ रही थी। हे भगवान, ये क्या बवाल है? तेजाब की खुशबू? माँ, ये तेल नहीं, ये तो एसिड है। क्या तू यही तेल डालती है ना? हाँ माँ, लेकिन उसमें से कभी भी ऐसी भाप नहीं उठती। जो भी हो, भगवान का शुक्र है कि ये मैंने तेरे सर पर नहीं लगाया। अरे नहीं, ये काली तो बच गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ननंद जी के लंबे बाल ठीक हैं।
सबके साथ मिलकर रीमा भी नाटक करने लगी। पार्वती ने आराम आराम से उस फैले हुए एसिड को साफ किया। रीमा की ये चाल पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। रीमा ऐसे ही सोनम के बालों को काटने के मौके ढूंढती रहती थी, लेकिन वो हमेशा नाकाम हो जाती। सोनम को भी रीमा के ऊपर अब शक सा होने लगा था, लेकिन वो अब तक उसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं थी। आ जाओ प्यारी चिड़ियों, ये चावल खा जाओ। सोनम चिड़ियों को खाना डाल ही रही थी कि पीछे से रीमा ने कैंची संभाली हुई थी। आज तो मैं इसके बालों का काम तमाम कर ही दूंगी, फिर सभी मेरी तारीफ करेंगे और इसकी बुराई। रीमा कैंची लेकर उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से पार्वती ने उसे आवाज लगा दी। बहू, ऐसे हौले हौले ये कैंची लेकर किसकी तरफ बढ़ रही है? माँ जी, वो हाँ, मैं ना ये पौधा की थोड़ी सी कटिंग करनी आई थी, बहुत बड़े हो रहे हैं। तो तू कर दे, इसमें इतना घबराने की बात क्या है? सोनम बेटा, तू मेरे साथ आ। पार्वती सोनम को फिर से ले गई और रीमा की चाल नाकाम हो गई, लेकिन अब ये सब कुछ बस रीमा की बर्दाश्त से बाहर था और अब वो अपना सब्र खो रही थी। ये काली फिर से बच गई। फिक्र क्यों करती है? आज मैं तेरी हजामत बनाकर ही रहूंगी और अब मुझे परवाह नहीं कि मेरा क्या होगा। रीमा गुस्से में कैंची उठाकर सोनम के पास लेकर जाने लगी और सोनम के पास जाकर बोली, क्या हुआ भाभी, आप हाथ में ऐसी कैंची लेकर क्यों घूम रही हो? तुझे कंजी करने के लिए। पागल हो गई है बहू? हाँ पागल, आज मैं पागल हो गई हूँ। रीमा ने ऐसे बोलकर सोनम के ऊपर चढ़ाई कर दी। पार्वती उसे संभाल रही थी। क्या बात हुई है बहू? इस काली के लंबे बाल मेरी आंखों को बहुत खटकते हैं, आज मैं इन्हें काट कर रहूंगी। रीमा ऐसे आपे से बाहर हो ही रही थी कि तभी उसका पति आकाश आ गया। मैं घर अरे क्या हो रहा है ये? बेटा संभाल अपनी पत्नी को, इसके ऊपर भूत आ रहे हैं। रीमा छोड़ो ये कैंची, छोड़ो। तुम पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, हो रही हूँ मैं पागल। मैं पागल हो गई हूँ। हमेशा जब कोई भी घर में आता है इस कल्लो के ही बालों की तारीफ करता है। मैं सारा दिन घूंघट में रहती हूँ और मेरे बाल भी कुछ खास लंबे नहीं है, इसीलिए मेरी कोई भी तारीफ नहीं करता। लेकिन तुम बहुत सुंदर हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है। तुम मेरी बहन से क्यों जलती हो? अगर इसके पास लंबे बाल हैं तो तुम्हारे पास भी अच्छा रंग रूप है। तुम औरों की चीजें देखकर अपनी खूबियों को क्यों दबा रही हो? आज मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम इस घूंघट के अंदर नहीं रहोगी। जब तुम अपना घूंघट हटाओगी तब तुम्हें ये दुनिया और अपनी खूबियां दिखाई देंगी। अब तुम शांत हो जाओ। रीमा आकाश की बात सुनकर शांत हो गई और आकाश ने उसके चेहरे से घूंघट उठा दिया। बहू, तेरा चेहरा मैंने कितने दिनों बाद देखा है। तू कितनी सुंदर है। तू अपनी खूबियां देख, औरों की खूबियों से खुद को कम मत समझ। सभी के समझाने पर रीमा शांत हो गई। अब से वो घर में बिना घूंघट के ही रहती थी, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोग भी उसका रंग रूप देखकर उसकी तारीफ करते थे। अब रीमा को अपनी ननद से जलन नहीं होती थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था और अब वो सभी के साथ मिलजुल कर रहती थी। अंग्रेजन बेटी की अमीर माँ। I can't understand, doctor. Tell me, what is the problem? There is a lot of problem in your uterus. Due to this, you cannot become a mother. ये सुनते ही सोफिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी डॉक्टर कहती है, देखो मैं तुम्हें एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ। तुम चाहो तो माँ बन सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक ऐसी औरत चाहिए होगी जो अपने पेट में तुम्हारे बच्चे को रख सके। क्या कह रही हो? क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हो सकता है, यहाँ तो मुश्किल है, लेकिन इंडियन वुमेन ये सब कर सकती हैं। तुम्हारे लिए बस उन्हें पैसों से मतलब होता है। सोफिया के मन में ये सब फिट हो जाता है, जिसके चलते वो विदेश से इंडिया आती है। वो कई सारी महिलाओं से मिलती है और उन्हें अपने बच्चों को पेट में रखने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता और जो इस काम के लिए तैयार होती है वो औरत स्वास्थ्य से सही नहीं होती। इंडिया में आ गए हैं, लेकिन देखो ना, यहाँ कोई औरत नहीं मिली ऐसी जो हमारे बच्चे को अपने पेट में रख ले और पैदा होने के बाद हमें दे दे। चिंता मत करो गॉड, हमारी मदद जरूर करेगा। तभी टैक्सी ड्राइवर उन्हें उनके होटल के पास लाकर छोड़ देता है। जैसे ही वो उतरते हैं उन्हें एक बहुत ही ज्यादा गरीब लड़की दिखती है। कोई मदद करो, कोई मुझे खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। कंचन बहुत खूबसूरत और गोरी थी, वहीं वो बेचारी अनाथ थी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी।
स्वास्थ्य से वो ठीक लग रही थी, जिसके चलते सोफिया माइकल से कहती है, माइकल, जरा उस लड़की को देखो। तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़की हमारे बच्चे को जन्म दे सकती है? ये गरीब है और इसे पैसों की जरूरत होगी। चलो एक बार इसे बात करके देखते हैं। माइकल और सोफिया उस कंचन के पास जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों बच्चों के प्रक्रिया के बारे में उसे सब कुछ बताते हैं। तुम हमारे बच्चे को अपने पेट में रखोगी तो उसके चलते हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। चलो तुम 30 लाख रुपए ले लेना। सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए मुझे आप लोग 30 लाख रुपए दे रहे हो? मैं तुम्हारा बच्चा अपने पेट में रखने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद सोफिया और माइकल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो इंडिया में ही डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, जिसके बाद डॉक्टर आगे की प्रक्रिया को बढ़ाती है और कंचन के पेट में सोफिया और माइकल के एग्स डाल देती है। जिसके बाद अब सोफिया और माइकल दोनों कंचन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। देखते ही देखते 8 महीने हो जाते हैं, जिसके बाद सोफिया और माइकल कंचन को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जिस बच्चे को आप जन्म देने वाले हो वो बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, दिमाग से पीछे होगा। ये सुनते ही माइकल और सोफिया की खुशी एकदम से भाग जाती है और वो दोनों मायूस हो जाते हैं। नो, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर। कितनी मुश्किलों से हमें ये खुशी मिलने वाली थी और अब हम एक डिफेक्टेड बच्चे को लेकर अपने घर लौटेंगे, इसलिए हमने इतनी मेहनत नहीं की थी। इससे अच्छा तो हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, कम से कम वो बच्चा नॉर्मल तो होगा। सोफिया और माइकल उसी वक्त अस्पताल से चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, वो दोनों अंग्रेज कहाँ गए? भाग गए ये सुनते ही कि इस दुनिया में आने वाला वो नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल है। वो दोनों भाग गए यहाँ से। ये सुनते ही कंचन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तो वो बिन ब्याही मां बन चुकी थी, ऊपर से सोफिया और माइकल उसे पैसे दिए बिना ही विदेश भाग गई थी। वो रोते हुए अस्पताल से उन्हें ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन वे उन्हें ढूंढ नहीं पाती। जिसके बाद वो वापस होटल में पहुंचती है। हमारी फाइनल पेमेंट आज की डेट की हो गई है, अब तुम यहां और नहीं रह सकती। बेचारी कंचन अपना सामान उठाकर वहां से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? कोई माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? अब इस बच्चे का इस दुनिया में मेरी तरह कोई नहीं है। मैं पालूंगी इसे, चाहे मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। कंचन यहाँ वहां काम ढूंढती है। बड़ी ही मुश्किलों के बाद उसे एक घर में साफ सफाई का काम मिलता है। उसकी मालकिन उस पर तरस खाकर उसे 2 वक्त का खाना भी दे देती है और जो पैसे वो कमाती है उससे वो एक किराए का मकान ले लेती है। ऐसे ही 1 महीना पूरा गुजर जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब वो एक बहुत ही सुंदर और प्यारी अंग्रेजन बेटी को जन्म देती है। यकीन नहीं होता, जब मैंने टेस्ट किया था तब तो ये बच्चा एबनॉर्मल था, लेकिन अब ये नॉर्मल है। ये सुनते ही कंचन बहुत खुश होती है। ये अब मेरी बेटी है। फिर क्या था, फिर गरीब कंचन अपनी अंग्रेजन बेटी की खुद परवरिश करती है। वो लोगों के घर में काम करती है और अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाती है, लेकिन गरीबी के चलते कंचन अपनी अंग्रेजन बेटी की सारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाती। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, कंचन दिन प्रतिदिन बीमार पड़ने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब वो बिल्कुल खाट में पड़ जाती है। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत खराब है क्या? मेरी प्यारी बेटी, मेरी तबीयत खराब है, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बना पाई। जाओ पड़ोस की काकी से अपने खाने के लिए कुछ ले आओ। नहीं माँ, पड़ोस की काकी बातें सुनाती हैं, मैं उनसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं खुद बना लूंगी। सिया चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है। उसके सफेद चेहरे पर चारों तरफ राख ही राख लग जाती है। वो आधा कच्चा आधा पका हुआ खाना बनाकर अपनी माँ को भी खिलाती है और खुद भी खाती है। मेरी बेटी सयानी होती जा रही है। अच्छा है। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी माँ, आप चिंता मत करो। ऐसे ही कंचन की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती है, जिसके चलते सिया को कुछ समझ नहीं आता और वो सड़कों पर सर्कस दिखाने का काम शुरू कर देती है। उसकी अंग्रेजन शक्ल की वजह से लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है और उसे पैसे मिलने लगते हैं। ऐसे ही वो उन पैसों से अपनी माँ की दवाइयां लाती है और उन्हें खिलाती है। एक दिन इसी तरह वो रोड के पास सभी को सर्कस दिखा रही होती है और उसी वक्त सोफिया विदेश से इंडिया आती है। उसकी नजर सिया के ऊपर पड़ती है। वंडरफुल गर्ल, बिल्कुल मेरी तरह दिख रही है। सोफिया सिया के पास जाती है और उसे बहुत सारे पैसे देती है। इसका अच्छे से इस्तेमाल करना।
सिया पैसे लेकर खुश होती है और वहां से पैसे लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाती है। वहीं सोफिया और माइकल उसका पीछा करते हैं। वो सिया को कंचन के पास जाकर देखते हैं। उन्हें सब कुछ पुराना याद आ जाता है। अरे, ये तो वही लड़की है जिसके पेट में मैंने हम दोनों का बच्चा रखवाया था। क्या ये लड़की हमारी बेटी है? ये तो बहुत नॉर्मल है और बहुत समझदार भी है, बिल्कुल आज की जनरेशन की तरह। चलो अंदर चलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और कंचन से अपनी बेटी को मांगने लगते हैं। कंचन, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। लाओ, अब मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दो, मैं उसे लेने आई हूँ। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की? ये वही लड़की है जिसे तुम वहां छोड़कर चली गई थी कि ये एबनॉर्मल है। लेकिन देखो, भगवान की दया से ये बिल्कुल ठीक है। मैंने इसे 1 माह का प्यार दिया है और इतना बड़ा किया है, और तुमने तो एक कमी सुनते ही इसे छोड़ दिया था। तुम इसकी मां नहीं हो सकती। यह सुनकर माइकल और सोफिया को गुस्सा आता है। अगर तुमने हमें यह लड़की नहीं थी तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वो सर्टिफिकेट है जिस पर तुमने साइन किया था कि बच्चा पैदा होते ही तुम हमें वापस लौटा दोगी। यह सुनते ही कंचन फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी माँ कंचन को रोते हुए देख सिया उन दोनों के पैरों में गिरकर कहती है, मुझे मेरी माँ से अलग मत कीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। ये मेरी असली माँ है, आप लोग मेरे कुछ नहीं हो। मैं अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती हूँ। यह सुनते ही सोफिया और माइकल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो सिया को कंचन के पास ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब वो कंचन को पूरे 30 लाख रुपए देते हैं और साथ ही उन्हें एक बड़ा सा घर बनवा कर देते हैं, और हर महीने का खर्चा भी वो दोनों उसका देखते हैं। जिसके बाद कंचन सिया की परवरिश और भी अच्छे से करती है और वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।